नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, हाजिर हूं मैं आज प्रैक्टिस सेट 12 जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 11 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो आप सभी मित्रों में से बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस सेट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उनका कहना है कि सर प्रैक्टिस सेट का आप रिवीजन जितना जल्दी हो सके करवा दें, क्योंकि अब काफी कम ही समय एग्जाम में बचा है। 1 फरवरी 2026 को आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। तो जो भी साथी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे या अभी तक तैयारी को सीरियस नहीं लिए थे, उन सभी से आग्रह है कि वह तैयारी को सीरियस ले लें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी ही पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर जिन प्रश्नों की व्याख्या की आवश्यकता होगी वहां पर मैं व्याख्या करते हुए साथ में चलूंगा। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्धा है, और साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, आपको सटीक उत्तर देने का प्रयास करते चलना है। फिर जब मैं आपका उत्तर बताऊंगा तो आपको उस उत्तर से मिलान करते हुए चलना है। तो पहला प्रश्न पढ़िए आप कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्धा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि यहाँ पर मूर्धर वह मूर्धनी स, री और ट ठ का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। बड़ा स, ह, च और छ का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। स, त, थ और द का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है और अ, क, ख, ग का उच्चारण स्थान वह कंठ होता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताना है। तो आप साथी कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि फ वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र और ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि उपदेशक वह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। बाकी निर्देशक, लाघव और विवरण यह विराम चिन्ह का ही प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो हमको यह बताना है कि किसकी जो वर्तनी है वह सही है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि परिणति जो लिखा है वह इसकी वर्तनी सही है। बाकी आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। प्रतिकूल में जो ऊ की मात्रा लगी है यहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाएगा, और परीक्षण में साथियों र पर कि बड़ी ई की मात्रा होगी। तो इसलिए केवल जो ऑप्शन बी है उसी की वर्तनी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पर हमको शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो रामायण लिखा जाता है, तो इस प्रश्न में जो विकल्प बी में लिखा हुआ है रामायण, इसकी वर्तनी यह शुद्ध लिखा है। बाकी रामायण कोई शब्द नहीं होता है, रामायण कोई शब्द नहीं होता और रामायण भी कोई शब्द नहीं होता। तो जो विकल्प बी में लिखा है यही शुद्ध वर्तनी है। तो आप इसे ध्यान करने रखेंगे कि रामायण इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। कामायनी, आम, रसीला, वाराणसी। तो कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर आदि यह जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो यहाँ पर हमको उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि मैं और हम उत्तम पुरुष के उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और अन्य पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद होता है, और उसमें वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको आदि शब्द आते हैं। प्रश्न नंबर 8 हम देखेंगे कि जलीय का विशेष रूप क्या है। तो हमको यह बताना है कि जलीय का विशेष रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह जल होगा, यानी कि
जलीय का विशेष रूप जल है। जलीय का विशेष रूप जल होगा और जल में ई प्रत्यय लगाकर जलीय शब्द बना है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यह बताना है कि इसमें जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि जगाना जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, जैसे आना लाना, वाना जोड़े से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जैसे जगना से जगाना जगवाना, उठना से उठाना उठवाना, खाना से खिलाना और खिलवाना आदि जो है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि गतियां शब्द में कौन सा वचन है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि गतियां शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इसका एक वचन शब्द गति है और हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के वचनों की बात की कही गई है। पहला एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक ही पदार्थ का बोध हो वह एक वचन शब्द कहलाता है, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा आदि। और जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े आदि। तो यह आपको ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी में जो केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि सीमा जो है वह कुत्तों से या कुत्ते से डरती है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अपादान कारक। अब साथियों यहाँ पर जो से का प्रयोग है, जो से पर सर्ग लगा है, वह जो है अपादान के अर्थ में अलग होने के अर्थ से लगता है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, तो यानी कि सीमा कुत्ते को देखकर दूर भागती है, यानी डरकर अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रयुक्त शब्द में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। आप देख लें यहाँ पर कि भाव एवं रक्षा के भाव में, भय एवं रक्षा के भाव में अपादान कारक होता है। तो आप इस चीज को अपने नोट्स में भी लिख लेंगे कि भय एवं जब रक्षा की बात आती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह इस प्रश्न में जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या में हम क्लियर करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कहीं भी आपको 2 नहीं लिखा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई होगा। तो व्याख्या देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा आदि। और एक होता है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, कल, परंतु, के, ऊपर, से, आगे। जैसे साथियों आपने देखा होगा कि अगर कोई शब्द लड़का लिखा है तो उसके ऊपर आप मात्रा बदल कर चेंज कर सकते हैं, जैसे लड़का को आप लड़के कर सकते हैं। परंतु आपने यह एहसास किया होगा कि अगर आज लिखा हुआ है तो आप आज के ऊपर कोई भी मात्रा लगाकर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, न कि उसे आप आजे कर सकते हैं, न आजो कर सकते हैं। तो जिन शब्दों को हम चेंज कर सकते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों को हम चेंज नहीं कर पाते उनको अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि माता जी को, यहाँ पर खाली स्थान है और क्या लिखेंगे। तो माता जी को हम क्या लिख सकते हैं, आप एक बार जो है कॉमन सेंस से कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि माता जी को प्रणाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। माता जी को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। नमस्ते अपने से छोटों या बराबर वालों को किया जाता है। अब साथियों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि उपसर्ग बताइए। तो प्रश्न नंबर 14 में हमको अतीन्द्रिय में यह बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों अतीन्द्रिय शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए होगा, क्योंकि यहाँ पर अति उपसर्ग संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। अति उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अत्युक्त, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण इत्यादि। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सदैव का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि बिरद जो है वह सदैव का विलोम होगा। बाकी बिरत, बिरज और बिरल यह जो है सदैव का विलोम शब्द नहीं होगा। सदैव का विलोम जो है वह बिरत होता है। बिरल का विलोम सघन होता है, विरत का विलोम निरत होता है और बिरज का विलोम रज होता है। जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से आग्रह है
कि वह जो है प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर लेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको यह चलाई जा रही है और यहाँ से प्रश्न आपको सीधे जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आप साथियों एक बार जरूर भरोसा करिएगा एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। यहाँ पर आपको वही कंटेंट दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए साथियों प्रश्न नंबर 16 देखेंगे और साथियों आप कमेंट भी करते चलेंगे जरूर से इन प्रश्नों का कि मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मेधावी का पर्यायवाची आप इसमें से बताएंगे निष्ठावान, विद्वान, विचारशील और प्रतिभाशाली। तो आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मेधावी का पर्यायवाची शब्द प्रतिभाशाली होगा। और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान आदि है। शेष विकल्पों के पर्यायवाची निम्न है, जैसे विद्वान का विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि, और निष्ठावान का श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी आदि जो है पर्यायवाची शब्द होंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, यानी कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ क्या होगा। तो है आप साथी कमेंट करेंगे उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त और उत्कृष्ट। तो आप बताइए, कमेंट करिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ जो है वह उन्मत्त होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि श्रुतिसम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो इस प्रश्न में आप बताएंगे कुल, कुल, रात्रि यानी कि निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण यानी कि रश्मि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कुल और कुल जो है वह भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी है। तो इस प्रश्न का जो हम देखेंगे तो पहले वाले कुल का अर्थ जो है खानदान होता है और जो दूसरा कुल है तो उसका अर्थ किनारा होता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से कहीं नोट कर लेंगे कि जो इसमें क में छोटा उ जिसमें लगा है उस कुल का अर्थ खानदान होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि कुल खानदान, तो वही कुल का मतलब खानदान होता है। जैसे आपने सुना होगा रघुकुल रीति सदा चली आई, तो रघु के खानदान की यानी कि भगवान राम यानी महाराजा दशरथ के खानदान की बात होती है। और एक कुल का मतलब होता है किनारा। अब साथियों प्रश्न नंबर जो है 19 देखेंगे कि जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द का बताना है, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप भी कमेंट करिएगा और यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द अवैध होगा, जबकि जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं और जो विधि के अधीन हो उसके वैधानिक कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अवैध। प्रश्न नंबर 20 में विसर्ग संधि है, यह बताना है कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का साथियों आप भी उत्तर देते साथ में चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि निष्कर्म जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण निष्कर्म है। निष्कर्म का संधि विच्छेद नि प्लस कर्म होगा। शेष दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार है। संयोग जो है सम धन योग यानी कि व्यंजन संधि। सदैव जो है सदा धन एव यानी कि वृद्धि स्वर संधि। और गिरीश यानी कि गिरि धन ईश, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया जाएगा। अब साथियों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं तुरंत कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका अर्थात गणेश भगवान। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। पंकज यानी कि पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब पैदा हुआ यानी कि कीचड़ में जो पैदा हुआ अर्थात कमल। और घन श्याम यानी कि घन के समान श्याम है जो अर्थात भगवान कृष्ण। तो इस तरह के जो समास होते हैं उनको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। साथियों यहाँ पर हम एक प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनको भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को। और साथियों यहाँ पर धुआंधार जो है पढ़ाई होगी और पढ़ाई में आपकी क्वालिटी होगा और कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत लाभदायक होंगे। तो साथियों एक बार भगवान का नाम लेकर के आप शेयर कर दीजिएगा पूरे इस सेशन को और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सेशन आप सभी के सामने यह जो है कि एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा लाया गया है।
तो प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद को बताइए। और निसंदेह अगर आप इस तरह से 30-40 क्लास हिंदी के पढ़ेंगे तो आप हिंदी में आपको कोई भी किसी भी परीक्षा को पास करने से रोक नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे आप नोट जरूर करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह जो है विकल्प डी, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला देखेंगे विधानवाचक वाक्य होता है, दूसरा निषेधवाचक वाक्य होता है, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य होता है, चौथा जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और पांचवा जो है इच्छावाचक वाक्य होता है, छठवां संदेहवाचक वाक्य होता है, सातवां जो है विस्मयवाचक वाक्य होता है, और आठवां जो है वह संकेतवाचक वाक्य होता है। तो आज से हम यह पूरा कंठस्थ कर लेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि निशिदिन बरसत नयन हमारे में रस है। तो इस प्रश्न में जो है आप जरूर एक बार बताइएगा, कमेंट करिएगा कि निशिदिन बरसत नयन हमारे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से जो है लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर श्रृंगार रस तो होता है, लेकिन श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख रहे हैं कि किसी की याद में किसी के नयन है जो वह बरस रहे हैं, यानी कि वह रो रही है, किसी के को याद करके वह परेशान है, वह उससे मिल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस तो होगा, लेकिन उसका जो दूसरा भेद है वहां पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि विभावना अलंकार वहां पर होता है। इस तरह के प्रश्नों को आपको अलंकार जो हुआ, रस हुआ, छंद हुआ, इनको थोड़ा सा आपको डीप एक बार स्टडी करना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है इन प्रश्नों को आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि इनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब इसका व्याख्या देखेंगे कि जैसे बिनुपद चले सुनय बिनुकाना और कर बिनु करम करे विदिनाना, जो है कि एक दोहा लिखा गया है। तो बिनुपद चले यानी कि कोई बिना पैर के चल रहा है, कोई बिना कान का सुन रहा है। तो इस तरह के जब कीवर्ड्स प्रयोग किया जाते हैं तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो मुहावरों को भी आपको डेली जो है रटना है, कम से कम 100-150 मुहावरों का रिवीजन आप करते चलेंगे। क्योंकि यह मुहावरे जो है देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं कई बार एकदम समान मिलते जुलते रहते हैं, जिससे परीक्षाओं में गड़बड़ी हो जाती है। तो आप इससे जो है कई बार रिवाइज करेंगे तो गलती होने की संभावना जो है वह कम हो जाएगी। तो वचन से फिरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह विकल्प ए, यानी कि थूक कर चाटना, यानी कि वचन से फिरना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो हमको यह बताना है कि इसमें से कौन जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों आप कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बिहारी। सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे। तो साथियों यह याद रखना है कि बिहारी जो है वह रीतिकाल के कवि थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप जो है यह इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं। आप इनको इस गद्यांश को आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और इस पूरे गद्यांश को आप एक बार रीड करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं सीधे आपको उत्तर ही बताता हूं कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। और इन सारे प्रश्नों का कई बार आप चारों विकल्प पढ़ करके कॉमन सेंस से भी उत्तर आप जो है निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी एक बार गद्यांश को पढ़ लें, फिर प्रश्न को पढ़ें और उसमें से उस कीवर्ड्स को कुछ मैच करें तो आपको उत्तर जो है आसानी से मिल जाएगा। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह
विकल्प बी यानी कि अहिंसा और प्रेम जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अहिंसा के द्वारा। जैसा कि आप सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में देखा होगा कि गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग करके सभी के हृदय को यानी कि अंग्रेजों के कठोर हृदय को भी कोमल बना दिया था, जिससे हम लोगों को आजादी जो है मिलने में थोड़ी सी हेल्प मिल गई। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो साथियों अब यहाँ से 15 प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं। तो मैंने आपको कई बार अपने प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ कि रीजनिंग के प्रश्नों को साथियों हम यहाँ पर स्किप करेंगे और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपके लिए जो है एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा अपने चैनल पर। तो वहां पर जो है हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेंगे, या आप किसी और भी सोर्स से रीजनिंग को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप करते हैं और यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 से हम प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, जीएस के प्रश्नों को। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि उपनिषद, यानी कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। तो यहाँ पर वेदांग जो विकल्प ए में लिखा है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप साथियों कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब साथियों आप व्याख्या सुनिएगा कि 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शकील मलिक के कमान के तहत आईएनए के सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरंग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनए ने मोइरंग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो साथियों यहाँ पर जो मैं चीजों को बोल रहा हूं आप उसको जरूर नोट करते हुए एक बार चलिएगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का साथियों आप उत्तर देंगे फार्मोसा जल डमरू मध्य, बोस्फोरस जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य और सुंडा जल डमरू मध्य। तो कौन सा उत्तर होगा साथियों आप कमेंट करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की एक जल संधि है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का आप बताएंगे उत्तर बगदाद, दुबई, कतर और तेहरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि बगदाद में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद के सम्मेलन में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो आप बताएंगे पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोम लीफ ढलाई यानी कि कास्टिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि मोम लीफ ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप के, अकबर और भारमल के, अकबर और हेमू के, अकबर और उदय सिंह के। तो इस प्रश्न का साथियों आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी इस सेशन को शेयर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वह
चलाई जा रही एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आप नोट करिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो पानीपत के तीनों युद्धों को आप किसके विरुद्ध किसके हुआ था और किस तारीख को हुआ था, आप सन और डेट याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया और फिनिक्स। तो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फिनिक्स फॉर्म की गांधी जी ने स्थापना की थी। अब व्याख्या देखेंगे। व्याख्या आप जरूर दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा कि 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई थी और यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित था, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सबसे पहले 4, 3, 1 और 2, यानी कि इल्तुतमिश जो है वह गुलाम वंश का था और इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी था। शेरशाह सूरी सूर वंश का था जिसका शासनकाल 1540 से 1545 और अकबर जो है मुगल वंश का शासक था जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1980 में। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे साथियों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है, यह बताना है। तो शनि, बृहस्पति, मंगल और अरुण, तो इनमें से कौन सा जो है पार्थिव ग्रह है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मंगल जो है वह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है। तो पार्थिव ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी सदृश ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह शामिल हैं। बाह्य या बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह सदृश ग्रहों को बाह्य या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ग्रह शामिल हैं। तो पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह के अंतर आते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग जो है कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक जिला है। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है कुर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 597 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पापधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान हम यहाँ पर देखेंगे तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिर की चोटी है। वैगई नदी यह जो है कंडन मणिकन्यूर यानी कि पश्चिम घाट मदुरै के समीप इसका उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर की चोटी है। ब्राह्मणी नदी का दुधवा पहाड़ी है। तो आदि जो है यह प्रमुख नदियों के उद्गम स्थान है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि बालाघाट का मलाज खंड और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि तांबा के लिए प्रमुख खनन केंद्र जो है बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र है।
प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि 1969 में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कि एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गैर आवश्यक एमिनो एसिड कहलाते हैं। वे एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और उन्हें जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है उसे गैर आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। और हमारे शरीर में कुल 20 एमिनो एसिड होते हैं जिसमें से 9 आवश्यक एमिनो एसिड हैं और 11 गैर आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे कि कर्कट जनक रसायन से होता है, क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक और शास्त्री हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखेंगे कि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर जेके मेहता ने प्रतिपादित किया है और इनकी आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा आप एक बार बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की है। शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी और जिसमें तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को भी शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि यह जो है 2024 में बदला हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे कि महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि जो पिछला महाकुंभ हुआ था उसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सर्व सिद्धिप्रद कुंभ जो है महाकुंभ का आदर्श वाक्य था। बोडो अरुणाई क्या है, तो यह बताना है हमको कि बोडो अरुणाई क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पारंपरिक बोडो वस्त्र को बोडो अरुणाई कहा जाता है। बोडोलैंड की 8 पारंपरिक वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। चावल से बनी बियर की 3 किस्में बोडो जो ग्वारन, मैब्रा जो बोडोवी और बोडो जो गीसी। 4 खाद्य उत्पाद हैं जो बोडो नेपहम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वखा, बोडो नार्जी और पारंपरिक बोडो वस्त्र जो है वह बोडो अरुणाई है। आईसी यानी कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है, तो हमको यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था। समेकित परिपथ यानी कि आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई यानी कि आईसी में ही उसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में और उनका इंटीग्रेशन किया गया था, तो उसको वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी प्रयोग किए गए थे। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी प्रयोग की जा रही हैं। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमको बताना है कि नहीं है। इसमें कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फॉक्स प्रो जो है वह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक का उदाहरण नहीं है। माइक्रोमीडिया, कोरेल ड्रा, पावर पॉइंट यह सभी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जबकि फॉक्स प्रो एक टेक्स्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा और डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली है।
प्रश्न नंबर 68 देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है, यही कथन गलत है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू के प्रिंट कमांड का उपयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+P है। इसको प्रेस करते ही एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है और इसमें जितनी कॉपी प्रिंट करनी है उतनी संख्या दर्ज करके प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना हो तो सेटिंग करना हो तो प्रीव्यू मेनू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी होगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है और इसका प्रयोग बही खातों तथा सभी प्रकार के वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसमें अकाउंट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे गणना करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना, रिकॉर्ड को चार्ट और ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस तथा बैंक के में अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जाता है। अतः विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा। इसको हम प्रश्न नंबर 70 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। अब व्याख्या देखेंगे। ओसीआर का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है, इस जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। ओसीआर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित किया जा सके। तो यहाँ पर ओएमआर और ओसीआर आपको दोनों में लेकर कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है, न कि जांचने के लिए। तो ओसीआर का प्रयोग करके जो टेक्स्ट है वह जो है एडिटेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है और वहां से आप किसी चीज को सुधार सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ओसीआर जो है सही उत्तर होगा। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि VDU नाम से कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU यानी कि विजिबल वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDT यानी कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है और यह एक आउटपुट डिवाइस है जो छवियों और टेक्स्टों को प्रदर्शित करता है। यह माउस या कीबोर्ड जैसे विभिन्न बाह्य उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए डिस्प्ले इंटरफेस देखने में सक्षम बनाता है। मॉनिटर के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे पहले CRT मॉनिटर होता था, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो CRT मॉनिटर यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। उसके बाद LCD आया जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। उसके बाद LED आया जिसको लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर कहते हैं और इस टाइम जो है QLED यानी कि क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर यानी कि QLED का प्रयोग किया जा रहा है। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और तदनुसार सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आप इन दो कथनों को आप पढ़ेंगे। S1 है कि इस शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश यानी प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। स्टेटमेंट 2 है कि जब आप कोई संचिका यानी फाइल सरकाकर यानी कि ड्रैग कर रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो वह संचिका यानी फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे कि विंडोज 10 OS में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देखेंगे। विंडोज 10 में हम किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो लोगो की प्लस अप एरो का प्रयोग करते हैं और मिनिमाइज करने के लिए विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है तो विंडो प्लस अप एरो का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिफॉल्ट रूप से किस नाम में से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि
अनटाइटल्ड 1 के नाम से कोई भी लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे माना जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ब्राउजर को इंटरनेट का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे माना जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो यह बताना है आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह पाठ, चित्र व ध्वनि की सूचना होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पर हम केवल पाठ यानी कि टेक्स्ट, चित्र यानी कि एनिमेशन वीडियो और साउंड यानी ध्वनि, इन तीनों की जो है सूचना रहती है। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लिंक्डइन जो है यह एक ईमेल सर्वर नहीं है। बाकी रेडिट, मेल, आउटलुक यह सभी जो है ईमेल प्रोवाइडर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का एक घटक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी साइबर सुरक्षा का एक घटक है। यह इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। इसमें मैकेनिकल, डिजिटल मशीनें और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। बड़े जटिल डेटा सेटों को संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बिग डेटा यानी कि बड़ा डेटा उसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रूमी दरवाजा से जो है जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट। तो इसमें से बताना है कौन सा बेमेल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत यही जो है बेमेल है, क्योंकि कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। बाकी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में, दुधवा लखीमपुर खीरी में और रानीपुर अभ्यारण्य जो है वह चित्रकूट जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह बताना है। बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही और कौशाम्बी यमुना नदी के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जौनपुर जो है वह सही नदी के किनारे नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर के बहती है। तो यह फैक्ट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है यहाँ पर। तो काला नमक चावल प्रतापगढ़, देसी घी कुशीनगर, आंवला सिद्धार्थनगर और केला फाइबर जो है वह औरैया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 3, 4, 1 और 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लें तो काला नमक चावल जो है वह आप काला नमक चावल आप सिद्धार्थनगर से, देसी घी औरैया से, आंवला जो है वह प्रतापगढ़ से और केला फाइबर जो है कुशीनगर से। तो यह जो है इसका सही मिलान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गोकुल बैराज परियोजना जो है वह एक पेयजल परियोजना है। वाराणसी के निकट स्थित मडुवाडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मडुवाडीह में डीएलडब्ल्यू यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का जो है फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उच्च श्रेणी के सिलिका बालुओं पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शंकरगढ़ और बरगढ़ में इस तरह के उच्च सिलिका बालुओं पत्थरों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का
जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 2, 4, 1 और 3। तो यहां से हम सुमेलन करेंगे कि जो टेराकोटा है वह गोरखपुर से, लकड़ी का खिलौना जो है वह वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वह चिन्हट से, और कांच का सामान जो है वह फिरोजाबाद से। तो यह इसका सही सुमेलन होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि बांदा में जो है वह हीरा का निष्कर्षण यानी प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम, हमीरपुर में सेलखड़ी, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सिलिका सैंड पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बांदा। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। पगला बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और यह मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पंचायतन मंदिर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली है और भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायत शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर है उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर व कंदरिया महादेव मंदिर तथा भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे यहाँ पर कि चकेरी हवाई पट्टी कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कानपुर में। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि धमेख स्तूप पर, जो सारनाथ में अवस्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 1920 में AMU की स्थापना जो है की गई थी। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत निम्न है। पंचायत प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर आदि। राज्य सरकार के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहां पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आगरा और मेरठ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि साहित्य से संबंधित थे। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट 12 का अंतिम और 6वां प्रश्न देखेंगे कि मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा को। तो साथियों, इस तरह से हमने जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 के सभी 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। जहां आवश्यकता लगी वहां पर मैंने इन प्रश्नों की व्याख्या भी आपके साथ की। तो जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जुड़ रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं 3284 पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, एक दिवसीय एग्जाम के लिए, उन सभी मित्रों से आग्रह है कि वह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत करें। यहाँ पर कंटेंट जो है आपको उम्दा कंटेंट दिया जाएगा। तो आप सभी साथियों से मैं एक विनती करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि आप सभी साथी जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल से, वह जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।